सी बराबर लिख दिए, फिर नीचे लिखिए भी बराबर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। लिख दिए इतना, फिर लिखिए यन बराबर उसके नीचे यन बराबर अपवर्तनांक। बैठेंगे फाटक बंद कर दे। ठीक, अब लिखने जा रहे हैं, देखें हमको याद हुआ है कि नहीं और आपको याद कब हो जाएगा। अब देखिए अपवर्तनांक का हमने एक परिभाषा लिखवाया कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम से आप क्या समझते हैं? वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ये किसी माध्यम में तीनों में से किसी और को देगा। और निर्वात का मतलब क्या होता है? वो स्थान जहां पे हवा नहीं होता है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल रहेगी तथा किसी माध्यम से मुराद ये है कि वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात का मतलब रेशियो, यानी कि बटा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अब इसके बाद एक फार्मूला है, ये तो हेड परिभाषा है, ये रटने वाली चीज है। क्या है? हम तो रट लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम से मुराद वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात आएगा उसको ही हम अपवर्तनांक यानी कि यन कहते हैं। एक फार्मूला बनाया गया और कहा गया कि बाबू इसको याद कर लो, यन बराबर सी अपान भी। यही कह रहे थे कि डब्बे में पैक करने के लिए। जब तक इसको समझाएंगे नहीं ये क्या क्या चीज है, आप क्या समझेंगे। हमने ये कहा कि पहले इसको ढूंढते हैं। सी को कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको पहले से ही पता है, ज्ञात है। भी का मान क्या होता है? भी का मान होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जो माध्यम देगा उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। किसी अब लास्ट में क्या बच गया है? अब एक यन फॉर अपवर्तनांक। हमेशा याद रखिए यन को अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। घबराइए नहीं, फार्मूला से एक क्वेश्चन करेंगे सब कुछ डील हो जाएगा। अपवर्तनांक इतना कापियों पे नोट कर लीजिए, ये छूट गया होगा आपका 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब एक और चीज रटने वाला है। हवा को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ये अभी पूछेंगे अपवर्तनांक। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं। इसे अप्रोक्सीमेट कहते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान। हवा या फिर वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। रट लीजिए, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। 1। रट लीजिए 1.33।
इसके आगे कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही बोला जाता है, इकाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं बोला जाता। ये रट लीजिए, रटिए। हवा का अपवर्तनांक 1, उसके बाद आता है वायु, हवा के बाद जल, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5। इसको पहले रटिए, उसके बाद इसके नीचे ही उतारिए। अब तुमको सही कर ले। इतना रटवा दें पहले। इतना हो गया। अब ठंडे दिमाग से अपने आप को काम करेंगे। अक्सर गर्म दिमाग चीजों को बिगाड़ देता है। आइए, सबसे पहले हमने हेडिंग क्या डाला? ठीक है, आपको नहीं पता हम बता देते। अपवर्तनांक। दो लोग आ जाओगे, इसको उठाओगे पीछे लगा लोगे, थोड़ा तुम लोग हट जाना, वो लोग आएंगे। बाबू अशरफ नहीं सर, इसको पकड़ लो। हाँ, जब वो निकाल लेंगे सर, तो तुमको बचाना है, वरना वो जान नहीं रहा उसे। ठीक है, सबसे पहले अपवर्तनांक देखिए, इधर देखिए। अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से। ठीक बात है, अपवर्तनांक को यन से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक का परिभाषा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। अब उसको बिना देखे इससे कैसे याद करते हैं? अपवर्तनांक को किससे निरूपित करते हैं? सी को क्या कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल। डी को क्या कहते हैं? ठीक, अब थोड़ा रुक जाइए। निर्वात, उसको नहीं देख रहे हैं, सच में नहीं देख रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल बटे को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। याद हो गया? उसके बाद हम जानते हैं सी को निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं। इसका भी पहले से ही चैप्टर नंबर 1 में ही है कि प्रकाश की चाल इतना होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया होगा, उसके हिसाब से हैंडल कर लेंगे। यन बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक। ये याद करने वाली चीज है। हवा या फिर वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, ये रट लीजिए। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1 इसका मतलब क्या होता है, एक बार समझा देते हैं। आखिर हम बराबर की जगह पे इस तरह से क्यों बनाए हैं, इसका मतलब समझाते हैं। जैसे कि राम यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे श्याम खड़ा है। अगर मूलतः मतलब समझाएं तो राम के पास अगर 99 रुपया है, श्याम के पास अगर लगभग 100 रुपया है, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के पास लगभग बराबर पैसे हैं, लगभग। लेकिन इसका मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेट एकदम पूरी तरह से बराबर है, एकदम इक्वल बराबर है, लेकिन बराबर तो है नहीं। तो मोटा मोटी हिसाब बराबर करने के लिए रिचार्ज 299 का कराते हैं, या फिर दुकानदार आपसे 300 रुपया ले लेता है, तो लगभग वो पैसा बराबर ही माना जाता है। हवा का अपवर्तनांक एकदम एक एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, या फिर कुछ हल्का सा ज्यादा होता है। तो पैमाना याद करने के लिए 1 कह दिया जाता है। जल का अपवर्तनांक पूरी तरह से 1.33 नहीं होता है, 1.4 हो सकता है, 1.29 हो सकता है, पर मोटा मोटी हिसाब समझाने के लिए 1.33 कह दिया जाता है, ताकि एकदम आंकड़ा क्लियर रहे, याद करने में आसानी हो, बस इतनी सी बात है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 एक्यूरेट नहीं होता है,
1.6 हो सकता है, 1.49 हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कह के बोल रहे हैं। आंकड़ा याद रह सके ज्यादा लंबे देर तक, इसलिए उसको 1.5 के रूप में निरूपित कर देते हैं। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट 100 नहीं कह देते हैं। यह आंकड़ा लगभग लगभग बराबर नहीं, लंबा चौड़ा गैप है वो, तो यहाँ पे आप इसका सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे। 1-2 लगभग लगभग 1.5 के अनुपात में ही इसका लगाया जाता है। ये नहीं कि 5-5 रुपया गैप हो तब वो अप्रोक्सीमेट, नहीं, 5 रुपया ले बवाल कर लेंगे अपने दुकान पे। तो इतना याद हो गया है। हम लोगों को पढ़ने नहीं आता है, पहले पढ़ना सीखेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि इसको पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा है, अभी लिखे नहीं है। ये देखिए हमने लिखा यहाँ पे ANB। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे देखें हम लोग पढ़ लेते हैं कि नहीं। A के पावर n B, ठीक है। इसको पढ़िए, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आओ इसको तो मिटाएंगे नहीं, अभी रहने दो। ठीक है, तो हमने पहले क्या कहा कि हम लोगों को पढ़ने नहीं आता है, तो पहले आज की क्लास में पढ़ना सीखेंगे, फिर सवाल भी लगाना सीखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा हो गए, पावर और छोड़ो भाई, मैथ चल रहा है, हम लोग साइंस वाले लोग हैं अभी। इसको पढ़ते हैं A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, n का मतलब होता है अपवर्तनांक, ठीक है। हम दोबारा बोलेंगे, लिखेंगे भी, आपको कोई घबराने की बात नहीं करना है। इसको पढ़ते हैं A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, B के सापेक्ष 1 के सापेक्ष, ठीक है। अब नहीं पढ़ने आता था, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, एक बार में सब कुछ नहीं ज्ञानी बन जाएंगे। फिर बताइए भाई, इसीलिए सापेक्ष लिख दिए हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, नहीं सच में, इसे पढ़ेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। दिमाग में ख्याल उभर रहा होगा कि यार अभी तक वो सब पढ़ा रहे थे, एक बैग बदल गए। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे किताबों में W से वाटर बोला है, और गुरुजी अंग्रेजी के आपको सिखाए होंगे वाटर मीन्स जल, पानी। A फॉर होता है एयर, एयर मीन्स हवा। तो देखिए आप बोलेंगे कैसे, तर्क वितर्क कैसे करते, इसे पढ़ेंगे जल के सापेक्ष, ठीक, पढ़िए, ये ज्यादा बड़ा बना दिए भाई, n बड़ा रहता है इसमें। ठीक है, ए भाई कांच को क्या कहते हैं, भूल रहे हैं, ग्लास, जी जी हाँ, जी लिखता है, ठीक है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, हमको लगता है एक लिख देंगे, बाकी सब आप डील कर लेंगे, क्योंकि हम पूरा लिखे नहीं, तो कोई के कह रहा है, कोई का कह रहा है, जहां तक हम आवाजों को अगर सुन पा रहे हैं ठीक से। तो कुछ बार तो हम अपना कान पे ही डाउट कर लेते हैं कि हम ही गलत सुन रहे होंगे, लेकिन जब 3-4 बार आवाज आता है तो मान लेते हैं कि नहीं, बच्चों में ही कोई बोल रहा है। इसको बोले, क्या बोलेंगे, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, याद हो गया। कांच का नहीं, के, कांच के सापेक्ष हवा का, ठीक। अब आपको पूरी तरह से याद हो गया है। एक ऐसा सवाल देंगे आप नहीं लगा पाएंगे, देखिए ऐसे ही तो आपको बेहतरीन बनाएंगे। जब मैं बोलूं कि ऐसे सवाल देंगे आप नहीं लगा पाएंगे, तो इससे आप ये मतलब निकालिएगा कि अरे यार अपने आप को ये वो ऐसे, मतलब इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चे अपने आप को देखे कैसे सवाल है जो नहीं लगा पाते, ये सोचा जाता है, उल्टा नहीं सोचा जाता है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं,
अब आपको वायु, अब हिंदी में लिखा रहेगा, आप इसको अंग्रेजी में लिख देंगे। अब देखिए, लिखिए कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, ये अब कहाँ सापेक्ष पेज बोलना है, अब अंग्रेजी में एन ए बी डब्ल्यू आएगा भाई, क्या लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू। हमेशा याद रखिए, जहां पे सापेक्ष बोल देगा, हम रटे हुए हैं इस तरह से, जहां पे सापेक्ष बोल देगा वो वाले मीनिंग जो हिंदी में है उसको अंग्रेजी में रूपांतरण करके उसको पहले लिखना है, जहां पे सापेक्ष बोलता है। सापेक्ष, तो सापेक्ष बोल दिया वायु के सापेक्ष, तो वायु को कहते हैं एयर, एयर मीन्स हवा, एयर में पहला लेटर ए आता है तो पहले ए लिखिए। उसके बाद जल लिखिए, जल मीन्स वाटर, वाटर का पहला स्पेलिंग डब्लू, तो डब्लू लिख दीजिए। अपवर्तनांक को हम यन से निरूपित करते हैं, ये बहुत बढ़िया से पढ़ लिए अभी। अब बोल के दिखाइए। कांच तो हो गया, ये ले घुमा दिए, घूम गया भाई। अब बोलिए क्या लिखेंगे, हम दो ऑप्शन देते हैं, आप बताइए कि पहला वाला ऑप्शन सही है इसका कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हम लिख देते हैं कांजियन डब्ल्यू डब्ल्यू, लेकिन यहाँ तो हमको समझाइएगा, यहाँ तो कांच तो पहले लिखे हैं, लेकिन हमारा दिमाग पूरा सापेक्ष पे जाएगा। जल के सापेक्ष, तो जल का स्पेलिंग वाटर, डब्लू होगा पहले, और जब डब्लू हो गया पहले तो बचा कुछ बाद में हो ही जाएगा, ऐसे सोचते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। फिर लिख बोलिए, क्या लिखेंगे, ए एन बी, ठीक है, ये ए एन बी है, असली सवाल इसमें से आएंगे। तो थोड़ा मोड़ा एक बार और देख लीजिए क्या क्या पढ़ाए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको पढ़ाने के चक्कर में वो भूल जाए, वहां पे जाए तो ये भूल जाए, घर जाए तो सब भूल जाए, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। चलिए देखिए, उसको देखिए, ताकि हम एक नए टॉपिकों पे चर्चा करने के बारे में सोचेंगे ना। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपको ये पढ़ने आ गया है, अब एक बार पूछ लेते हैं तीनों के अपवर्तनांक में, देखें किसको किसको याद है। तो बताइए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक 3, वायु का अपवर्तनांक 1.0। हाँ, अरे दशमलव जब बोल दिए तो आगे कुछ बोलना है, अपनी बात सही भी करनी है तो 0 बढ़ाओ, ठीक है। देखिए पूरा होमवर्क करके आए हैं, जान करके भी जानबूझ के होमवर्क करना पड़ता, तो आप भी होमवर्क किया करिए। अब जो जो हमको क्वेश्चन देना है, पढ़ाना, सब कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। पहला सूत्र हमने कल लिखवाया था, पहला सूत्र हमने कल लिखवाया था, हमने कल कहा था कि साइन आई, कुछ कुछ याद आया, पहले हमें याद दिलाना पड़ता है। पहला सूत्र साइन आई अपान साइन आर बराबर नियत रहेगा, जिसका अंक नियतांक, आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पहला फार्मूला, ऐसे सूत्र लिख करके पहला फार्मूला लिख लीजिए। तो क्या है कि एक ही पास रहता है तो मजा आता है, ठीक है, सूत्र एक पास रखा जाता है।
हाँ, ओके। ती- लिख करके आप लोग बस याद करिए और हम अपना काम कर रहे हैं, आप याद करने का काम करिए, ताकि जब हम चीजों को समझाएं, कुछ पूछे 2n 2 के सापेक्ष n का अपवर्तनांक कितना फार्मूला होता है, तो आप ये बोल दीजिए बस, और कुछ भी नहीं आपसे चाहिए, केवल उतना बोलिए, केवल तब तक हम यहाँ तक 2 लाइन का क्वेश्चन लिखते हैं, और सारी चीजों को हम एक क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझ पाएंगे, बिना क्वेश्चन के कोई चीज नहीं समझ सकते। यार तुम लिखते कैसे हो यार? चित्र के अनुसार एक प्रकाश की किरण। याद करने के बाद प्रश्न को लिख दीजिएगा साथ में। याद हो गया ये?
चित्रवा बना दे। बताइए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक बराबर V1 अपान, आप नहीं जानते हैं V1 V2 क्या है, एक बार बता दें। V1 पहला माध्यम होता है, ऊपर वाला माध्यम। V2 नीचे वाला माध्यम होता है। ठीक है, ठीक। दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो जाएगा? V2 अपान V1, यानी कि माध्यम दो को पहले ऊपर लिखेंगे, माध्यम एक को नीचे लिखेंगे। एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे, वो क्योंकि ए ऊपर बी नीचे तो आई भी ऊपर रहता है और आर भी नीचे रहता है। ठीक है, या फिर अगर इसको पलटेंगे तो ये भी पलटा जाता है, इसको पलटेंगे तो ये भी पलटा जाता है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चनों को पहले उतारिए, फिर समझिए, फिर हम समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं, याद हो गया। ये नहीं बनाना है किसी को, ये नहीं बनाना है, और ये अंतिम सवाल है आज का। कल इस पे और एक बार चर्चा करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई? पानी छीन रहा है क्या? ओस गिर रहा है। अगर ये चीजें अगर आप समझ जाते बातचीत को छोड़ करके, तो फिर मजा आ जाता। सुबह एक बच्चे के पापा फोन किए थे, बोले कि डेली डेली लेट जाता है, एक बार उसको मारते क्यों नहीं? हमने कहा बताइए, अब घर पे आपका बच्चा रहता है। नहीं नहीं, हम नाम नहीं लेते ज्यादा किसी का। ठीक है, विरल 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 ही तो है ना। ठीक है, अब थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए। जब हम
खुले मैदान में से दौड़ते दौड़ते अगर हम मेले में पहुंच जाते हैं तो क्या हमारी स्पीड कम हो जाती है? अगर आप बातों को काटने वाली दिमाग से नहीं सोचेंगे तो नॉर्मल बात है कि हाँ कम हो जाती है। अगर बात को काटना है तो कुछ बच्चे सोचेंगे कुछ दबाए उबाए कुछ भी करे हम तो अपने स्पीड से दौड़ेंगे, ये बात काटने वाली बात हो जाती है। कुछ भी कह देंगे आपको बात बतिया काटना पड़ेगा। तो नॉर्मल बात समझते हैं, समझने के पर्पज से। अगर हम किसी भी मान लीजिए कि खेत से दौड़ते दौड़ते गए, अचानक मेले में पहुंच गए तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बात समझिएगा, जब प्रकाश की चाल वायु से आती है, हवा से आती है और शीशे में रखे हुए पानी के अंदर जब प्रकाश जाती है, यानी कि जब जल में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अब प्रकाश की चाल जब कम होती है, बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है ये सब चीज। जब प्रकाश की चाल स्लो होती है, जैसे हवा से पानी में आया, तो वो अभिलंब की तरफ, इसे अभिलंब कहते हैं, अ से अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो बताइए आई कोण का मान ज्यादा है कि आर कोण का मान ज्यादा है? नहीं समझ में आया ना? झूठ मत बोलना, आया समझ में? नहीं आएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। साफ साफ बात बताते हैं, यहाँ पे आपको दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखलाई दे रही होंगी, दो लाइनें एक दूसरे को काटती हुई दिखलाई दे रही होंगी। क्या यहाँ पे कुछ नजारा आपको वैसा दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। इसको मिटा दिए समझने के पर्पज से। हमने आपसे कहा कि वो सब छोड़ दीजिए, प्रकाश की किरण छोड़ दीजिए, सीधी सीधी दो लाइन को आपको दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन भी मिला दिए। अब ये कोण आई, ये कोण आर बराबर है। कोण आई और कोण आर, मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण के नियम के अनुसार। अरे ये कौन सी बला है? ये ले, क्या क्या पढ़ना पड़ता है? शीर्षा नहीं बाबू है, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोई भी चीज जिंदगी में पहली बार आए तो उसको 3-4 बार बोलेंगे तो आ जाएगा, शीर्षाभिमुख 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 बोलेंगे तो आ जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण के नियम के अनुसार जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहता है, अगर ये आपका 140 डिग्री है तो ये भी 140 डिग्री रहता है, आमने सामने का कोण। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे विज्ञान में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे दो लाइनें, इसको भूल जाइए, यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो कोण आई और कोण आर का मान क्या हो गया? लेकिन यहाँ पे नियम क्या है कि हवा से जब जल में प्रकाश आ रहा है तो जिस तरह से सीधा जाना चाहिए था वो सीधा नहीं जा रहा है, उसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन वो अभिलंब की तरफ नियम के अनुसार झुक रहा है। तो क्या आर का मान कम नहीं हो गया? बोलो भाई। तो आई का मान अगर क्या बोल रहे थे यार, कोण का मान कम हो गया, आई का मान अगर इक्वल चाहिए तो आपको ये लाइन खींच करके सटाना पड़ेगा, तब आई और आर का मान बराबर होगा। जब अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे तो आर का मान कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आता है तो आई का मान बड़ा होता है और आर का मान घट जाता है। तो जिधर चोंच खोलते हैं उधर बड़ा होता है। हाँ, चिड़िया चोंच खोलती है, देखो चोंच खोली है। तो आई का मान बड़ा होता है और आर का मान किसमें? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, क्या आता है? हम आते हैं, प्रकाश आता है। और इसी चीज को अगर उलट दें तब कल्पना करिए, कल्पना, ठीक है, कल्पना करिए कि ऊपर वाले को हमने कह दिया भैया तुम सघन हो गए, यानी कि अब हम मेला में अभी खड़े हैं, अभी हम मेले में खड़े हैं, ऑटोमेटिक अभी खुले मैदान में हम लोग जाएंगे। ये ले, इसमें क्या हो गया? प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जैसे वो सघन यानी कि वो पानी से बाहर निकला, हवा में खुला आकाश पाया, चिड़िया उड़ गई, पानी से हवा में गया, बहुत ज्यादा जगह पाया, जाना चाहिए था सीधे लेकिन अभिलंब से और दूर जाएगा, ये ऐसे चला गया। अब आई का मान और आर का मान बराबर तब होता है जब इन दोनों दूरियों को नापते, लेकिन ये तो इतना एक्स्ट्रा हो गया तो आई का मान छोटा नहीं हो गया और आर का मान बड़ा हो गया। और अगर आई का मान छोटा दिखाना है, इधर चोंच बंद करेंगे और इधर खोल देंगे ऐसे, देखिए। अब दूसरी बात ये देखो, अब उसका यहाँ पे तर्क क्या है? इसमें 30 डिग्री है और ये
45 डिग्री है। तो माध्यम ए क्या होगा, माध्यम बी क्या होगा? बच्चे सोचते हैं कि क्या हुआ होगा कि ये प्रकाश की किरण अविलंब से दूर गई होगी। लगता है कि ये हवा से पानी में गया होगा। नहीं, उल्टा बोल दिए। हाँ, उल्टा बोल दिए। माय मिस्टेक। लगता है कि ये पानी से हवा में गया होगा, इसको अफिराज जगह मिला होगा, भाग गया होगा। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री यहाँ पे आता, तब जाकर के इक्वल होता। अविलंब से दूर गया है, इसका मतलब माध्यम एक क्या है? विरल है कि सघन है? सघन है। और माध्यम दो क्या है? विरल है। तो इसने प्रश्न में क्या बोला कि चित्र के अनुसार, यानी कि चित्र को देखिए, एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश कर रही है। कौन सा माध्यम अधिक सघन है? माध्यम ए सघन है कि माध्यम बी सघन है? माध्यम ए सघन है। हाँ, रात को जब 6 घंटा 7 घंटा प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, शॉर्ट वीडियो को एडिट करते करते 1 बजा देंगे, फिर यही आलम होने वाला है। दोबारा समझाने जा रहे हैं, कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ा है। हमने आपसे कह दिया कि भाई अंतिम प्रश्न, हम जान रहे थे। बाबू ऋतिकेश सिद्दीकी, नहीं अंकित बाटी, तुम खड़े हो जाओ। इसमें तुम किसका शॉर्टकट ना खोजना, उसको बस बोलो क्या पढ़ेंगे उसको। U के सापेक्ष W के W का बैठो। ऐसे बच्चों का दिमाग बदलना है। जुनैद, नहीं तुम खड़े। प्रीतम, किसी से बताना नहीं कि हम पढ़ाते हैं तुमको। वही करा देगा भाई। हाँ, कम नंबर आएगा, बताना नहीं कि हम पढ़ाते, कह देना कि हम नहीं पढ़ रहे थे। ये तो हंसी मजाक की बात है, उसको दिल पे नहीं लेना। बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? हवा के सापेक्ष पानी का एकदम प्योर देहाती है ये, एक को हिंदी का लफ्ज का प्रयोग नहीं कर। कभी कभी इसकी भाषा सुनेंगे आप, एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, एकदम प्योर देहाती बोलता है। बैठ जाओ। जल नहीं बोल सकता है वो। जल ठीक है, क्वेश्चन को उतार लिए हैं और फिगर बस बना लीजिए। नहीं तो कुछ लोग बना ला, कैसे समझा? जब तो ठंडे दिमाग से समझा दें एक बार और। एक कोई कॉपी लिया था, अभी तक कॉपी नहीं मिला है। किसका कॉपी? वो प्रोजेक्ट की कॉपी 2 कॉपी घटा है अभी। किस कॉपी दे देना। ए भाई एक बार अंतिम प्रश्न है, 2 मिनट और दे दीजिए हमको। स्कूल का भी समय बच्चों का हो जाता है, और कितना बढ़िया मौसम। ठीक है, बात करते देखेंगे, उसी से खड़ा करके पूछेंगे। बस कोई दुश्मनी नहीं है, बस बतियाने का यही सजा मिलता है। खड़ा करके पूछ लो, और पूछ लो 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 6 मिला करके कितना होगा, वो पूछेंगे। वो रील वीडियो नहीं देखते हैं, इसका फीस जमा, इसका फीस जमा, तो इससे पूछता है भारत की राजधानी बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तुम्हारा फीस जमा नहीं बता, अंडमान निकोबार में कितने लोग रहते हैं बताओ, कुछ भी पूछ लेता है। वो फीस नहीं जमा होने की वजह से उसको तूर के बराबर करता है। एक से एक अभी है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ठीक है बाबू सुनील, देखो इधर माध्यम ए और माध्यम बी यहाँ पे दिख रहा है। प्रकाश की किरण आ रही है, ऊपर 30 डिग्री है, नीचे 45 डिग्री है, यानी कि ऊपर आई का मान 30 डिग्री दिया है और नीचे आर का मान। अब बताइए आई का मान बड़ा है कि आर का मान?
आर का मान बड़ा है। अब आर का मान जब बड़ा हो गया और प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर गई है ना, अभिलंब के पास तब होती जब 30 से छोटा वैल्यू होता, जब 30 से ज्यादा हो गया यानी कि अभिलंब से दूर गई है। और अगर अभिलंब से दूर गई है तो ऊपर कौन सा माध्यम रहा होगा और नीचे कौन सा माध्यम रहा होगा, ये सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है। ऊपर क्या रहा होगा और नीचे क्या रहा होगा, उसे सघन, ऊपर सघन रहा होगा, ऊपर सघन रहा होगा और नीचे, और ये तभी हुआ होगा जब सघन होगा, तभी तो प्रकाश अभिलंब से दूर जाती है। इसने प्रश्न में क्या बोला, कौन सा माध्यम अधिक सघन है। आंसर अब देखिए, माध्यम कौन सा सघन है, ए अधिक सघन है, ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, इसको क्या लिखेंगे आप लोग, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, एन वाले फॉर्म में, इसको लिखेंगे ए एन बी। इसे क्या पढ़ते हैं, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बराबर, फार्मूला हमने लिखवाया है, साइन आई बटे साइन आर। इसे क्या पढ़ते, ए के सापेक्ष, ये सब चीजें न पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे ए एन बी। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब ये क्लास कर लेंगे तब आप इसको ए एन बी नहीं कहते फिरेंगे, आप ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक लिखेंगे ये, लेकिन बोलेंगे वो। अब आई का मान ढूंढ के बताइए और आर का मान ढूंढ के बताइए। अब इसके आगे आप नहीं लगा पाएंगे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन फिर भी जो जो हम कह रहे हैं बातों पे भरोसा कर लीजिएगा। जैसे हम कुछ कहेंगे, जैसे हम आपसे ये कहेंगे कि बाबू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो आप भरोसा करेंगे तभी आगे हो पाएगा काम, वरना फिर दिक्कत है, फिर आप कैसे ये होगा। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2। ये कब काम आएगा, जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहां पे आपको ये सब मान याद भी करने पड़ेंगे। तो मैच छोड़ के भागना नहीं है अभी। कल कौन जीता भाई, मैच था कल, इंडिया जीत गया। तो हमने ये कहा कि मैथ छोड़ के नहीं भागना, तो उसमें मैच दिमाग में आया तब पूछे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये हुनर नहीं सिखाए हैं, जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो किसका गुणा किस में होता है, एक बार बोल दो बाबू, जोर से जयकार लगाओ। ओके, करड़ी में 2 का 1 में गुणा किए, करड़ी में 2 और बीच वाले का बीच में गुणा किए, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। लेकिन एक कदम और आगे चलना पड़ता है। अगर आपसे कहें कि इस 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं, तो क्या आप बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, मत मानो भाई। 2 को हम ये लिख सकते हैं, क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब हम कहते थे कि करड़ी में 2 का करड़ी में 2, भाई देखो करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या याद नहीं है वो दिन। तो अगर वो ये हो सकता है तो फिर ये वो भी हो सकता है। ये क्यों किए हैं, क्योंकि करड़ी में 2 से करड़ी में 2 ऊपर 1 बचा है, नीचे